चलिए, आज बिहार की जलवायु की गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो खास तौर पर बीपीएससी और बीएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ भूगोल का कोई सूखा सा अध्याय नहीं है। ये एक पहेली है। मतलब एक ऐसा राज्य जिसका एक हिस्सा हर साल बाढ़ में डूबता है और दूसरा पानी के लिए तरसता है। बिल्कुल। और यही विरोधाभास जो है वो बिहार की जलवायु की कहानी है। आज हम इसी कहानी के हर पहलू को समझेंगे। बिहार की भौगोलिक स्थिति उसे कैसे एक खास मौसम का मिजाज देती है, साल भर में मौसम कैसे कैसे रंग बदलता है, और सबसे अहम, ये जलवायु वहाँ की जमीन, खेती और लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालती है। हमारा मकसद सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, बल्कि एक पूरी समझ बनाना है, ताकि परीक्षा में कैसा भी सवाल आए, जवाब दिमाग में हो। तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत कहाँ से करें? मेरा अंदाजा है भारत के नक्शे पर बिहार की जो स्थिति है, क्या सारा खेल वहीं से शुरू होता है? सारा खेल आप कह सकते हैं वहीं से शुरू होता है। देखिए, बिहार जो है वो पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में है। अच्छा। इसका अक्षांशी विस्तार है 24 डिग्री से लेकर करीब 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। तो इसी वजह से हम इसे उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जोन में रखते हैं। और जब इसमें मानसून का तड़का लगता है तो इसकी पूरी पहचान बन जाती है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मैंने स्रोतों में जलवायु वर्गीकरण के कुछ कोड वर्ड्स जैसे नाम देखे हैं, जैसे कोपेन का CWG। ये सुनने में तो बहुत टेक्निकल लगता है। क्या इसे समझना जरूरी है? ये सुनने में टेक्निकल है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। देखिए, जलवायु को समझने के कई मॉडल हैं, लेकिन परीक्षाओं के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है कोपेन का वर्गीकरण, और इसके हिसाब से बिहार की पहचान है CWG जलवायु। CWG। जी, आपको बस यही एक नाम याद रखना है, क्योंकि 99% सवाल यहीं से आते हैं। और इस CWG का मतलब क्या हुआ? मतलब आम भाषा में? इसका मतलब है वैसी जलवायु जहां गर्मियां तर और मानसून वाली हों और सर्दियां हल्की और सूखी। बिल्कुल वैसा मौसम जैसा हम उत्तर भारत के मैदानों में महसूस करते हैं। सही है। हाँ, कुछ विशेषज्ञ दक्षिणी बिहार को AW या सवाना प्रकार का भी कहते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में पूरे बिहार के लिए एक विकल्प चुनना हो तो जवाब हमेशा CWG ही होगा। अच्छा, तो ये तो हुई इसकी पहचान। पर इस पहचान को गढ़ने वाले बड़े खिलाड़ी कौन हैं? कौन से ऐसे बड़े कारक हैं जो बिहार के मौसम का मिजाज तय करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बिहार की जलवायु को कंट्रोल करने वाले 4 बड़े मैनेजर हैं। पहला तो हमने समझ लिया, इसकी अक्षांशीय स्थिति। दूसरा है उत्तर में खड़ा हमारा पहरेदार हिमालय पर्वत। हिमालय, वो तो एक विशाल दीवार की तरह है। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो ठंडी हवाओं को रोकता होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ये सिर्फ दीवार नहीं, एक विशाल सुरक्षा कवच है। सर्दियों में जब साइबेरिया से बर्फीली जमा देने वाली हवाएं चलती हैं तो हिमालय उन्हें रोक लेता है। अगर हिमालय ना होता तो बिहार में भी शायद मध्य एशिया जैसी कड़ाकी की ठंड पड़ती। तो हमारी सर्दियां जो हल्की फुल्की होती हैं, उसका श्रेय हिमालय को जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और बाकी के 2 मैनेजर? तीसरा मैनेजर है बंगाल की खाड़ी से नजदीकी। यहीं से बिहार की नमी और मानसून का पूरा कोटा आता है। और चौथा है बिहार की अपनी जमीनी बनावट यानी स्थलाकृति। उत्तर का विशाल समतल मैदान और दक्षिण का पठारी इलाका, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि जो बादल बंगाल की खाड़ी से आए हैं वो बरसेंगे कहाँ ज्यादा और कहाँ कम। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। बंगाल की खाड़ी तो बिहार से सीधी सटी हुई नहीं है, फिर भी उसका इतना बड़ा असर कैसे होता है? मतलब हवा का वो पूरा सफर कैसे काम करता है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की जो हवाएं हैं, उनकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी से नमी उठाती है। ये हवाएं जब आगे बढ़ती हैं तो पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक गंगा के मैदान के साथ साथ। अच्छा। और इस रास्ते में सबसे पहले पड़ने वाले बड़े राज्यों में से एक है बिहार। तो ये नमी से लदे बादल सीधे बिहार के ऊपर से गुजरते हैं और जमकर बरसते हैं। इसीलिए दूरी होने के बावजूद बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था का रिमोट कंट्रोल एक तरह से बंगाल की खाड़ी के हाथ में है। वाह! तो हमने ये समझ लिया कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी मिलकर बिहार के मौसम का मिजाज तय करते हैं। अब देखते हैं कि ये मिजाज साल भर में कैसे-कैसे रंग बदलता है। शुरुआत उस मौसम से करते हैं जिसका नाम सुनते ही पसीना आ जाता है, गर्मियां। हाँ, गर्मियां मार्च के मध्य से शुरू होकर जून के मध्य तक अपना असर दिखाती हैं। और इस मौसम की असली पहचान है लू। ये कोई आम गर्म हवा नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शहर पर एक विशाल हेयर ड्रायर चला दिया हो।
आप बाहर निकलती हैं और 5 मिनट में लगता है कि सारी नमी सोख ली गई है। तापमान आराम से 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और गया का तो मैंने सुना है वो तो रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। गया इस मामले में बिहार का चैंपियन है। वहां पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक को छू लेता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गर्मियों का मौसम सिर्फ सूखी गर्मी का नहीं होता। इसी मौसम में मानसून से पहले की कुछ बौछारें भी पड़ती हैं, जिनके बड़े प्यारे स्थानीय नाम हैं और ये परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। स्थानीय नाम जैसे कि? जैसे नॉर्वेस्टर, ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान है। जब ये पूर्वी बिहार में गरज और चमक के साथ आते हैं तो इन्हें काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी? जी, यानी बैसाख के महीने में आने वाली आफत। और फिर होती है मैंगो शावर या आम्र वर्षा। ये हल्की बारिश आम और लीची की फसल के लिए अमृत की तरह होती है, इसलिए किसान इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर और मैंगो शावर, ये नाम याद रखने वाले हैं। अच्छा, गर्मियों के बाद आता है मानसून का मौसम, जो शायद बिहार के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इसमें कोई शक नहीं। वर्षा ऋतु, जो जून के मध्य से अक्टूबर तक चलती है, बिहार की जीवन रेखा है। राज्य की लगभग 90% बारिश इन्हीं 4 महीनों में होती है। 15 से 20 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, वो बिहार में दस्तक देती है। लेकिन बिहार में बारिश का बंटवारा बड़ा अजीब है। सब जगह एक जैसी बारिश बिल्कुल नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। ये बंटवारा बहुत ही असमान है। उत्तर पूर्व में किशनगंज जिला है, जहां इतनी बारिश होती है कि मानो बादल वहीं डेरा डाले बैठे हों। अच्छा। वहां 180 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज होती है, जो बिहार में सबसे ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम में औरंगाबाद और कैमूर जैसे जिले हैं, जहां लोग मानसून का इंतजार ही करते रह जाते हैं। वहां बारिश बहुत कम होती है। पूरे राज्य का औसत निकालें तो वो 112 से 120 सेंटीमीटर के बीच बैठता है। किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश, ये तथ्य तो परीक्षा के लिए सीधे सीधे महत्वपूर्ण हो गया। अब बात करते हैं साल के आखिरी पड़ाव की, यानी सर्दियों की। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। मौसम सुहाना होता है और जनवरी सबसे ठंडा महीना। और यहाँ एक बार फिर गया का नाम आता है। अरे, ये तो कमाल की बात है। मतलब गया शहर को गर्मी में भी रिकॉर्ड तोड़ना है और सर्दी में भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही जगह मौसम के दोनों एक्सट्रीम्स पर हो? इसकी वजह है गया की भौगोलिक स्थिति और जमीन की प्रकृति। ये एक पठारी और पथरीला इलाका है। पत्थर की खासियत होती है कि वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। अच्छा। इसीलिए गर्मियों में गया की जमीन भट्टी की तरह तपती है और सर्दियों में उतनी ही तेजी से ठंडी होकर तापमान को नीचे गिरा देती है। ये तो बहुत तार्किक व्याख्या है। और सर्दियों की बारिश का क्या? मैंने पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ा है। हाँ, सर्दियों की एक और खासियत है पश्चिमी विक्षोभ, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात हैं जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। इनसे बिहार में हल्की लेकिन बहुत फायदेमंद बारिश होती है। रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना के लिए ये पानी किसी वरदान से कम नहीं होता। सही। किसान इसे सोने की बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये पूरा ऋतुचक्र साफ दिखाता है कि जलवायु का सीधा असर खेती पर पड़ता है। मुझे लगता है इसी आधार पर बिहार को अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया होगा। आप बिल्कुल सही पकड़ा। इसी बारिश और तापमान के आधार पर बिहार को 3 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे जोन 2, जो उत्तर पूर्व का इलाका है, जहां किशनगंज आता है, वहां 1300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, इसलिए वो जूट और चाय की खेती के लिए मशहूर है। और जहां कम बारिश होती है, जैसे दक्षिण पश्चिम में, वो है जोन 3B। यहां सबसे कम बारिश होती है, करीब 1000 मिलीमीटर। ये इलाका सूखा संभावित माना जाता है। यहाँ की फसलें अलग होती हैं, जिन्हें कम पानी की जरूरत हो। तो आप देख सकती हैं कि कैसे जलवायु एक ही राज्य में खेती का पूरा नक्शा बदल देती है। यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एक ही राज्य में एक तरफ जूट और चाय और दूसरी तरफ सूखे का खतरा। और ये बिहार की सबसे बड़ी भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौती है। एक तरफ उत्तर बिहार है, जहां हिमालय से आने वाली कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां हैं। मानसून में ये नदियां इतना पानी लाती हैं कि हर साल विनाशकारी बाढ़ आती है। कोसी को तो बिहार का शोक ही कहा जाता है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ दक्षिण बिहार का पठारी इलाका है, जो अक्सर सूखे की मार झेल रहा होता है। एक ही समय में बाढ़ और सूखा। क्या हमारे स्रोतों में जलवायु परिवर्तन के असर के बारे में भी कोई जानकारी है? क्या ये स्थिति और बिगड़ रही है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी का जिक्र है जो जर्नल ऑफ एग्रोमेट्रियोलॉजी में छपी है।
इसमें 1980 से 2020 तक यानी 40 साल के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है और नतीजे चिंताजनक हैं। ये बताते हैं कि बिहार में कुल मिलाकर वर्षा में गिरावट का रुझान देखा गया है, खासकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी जोन 3A में। तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये किसानों के लिए एक सीधी चेतावनी है। इसका मतलब है कि जिस इलाके में मक्का या धान होता था, वहां शायद अब पानी की कमी से और ज्यादा दिक्कत आएगी। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में सूखे और बाढ़ जैसी जो चरम घटनाएं हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी यानी आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ सकती हैं। ये दिखाता है कि बिहार का जो बाढ़ सूखे का विरोधाभास है, वो भविष्य में और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। ये एक गंभीर चेतावनी है। अच्छा, अगर हम इस पूरी चर्चा को परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समेटना चाहें, तो वो कौन सी 5-6 बातें हैं जो उन्हें गांठ बांध लेनी चाहिए? एक तरह का PYQ जोन या एग्जाम फोकस कह सकते हैं। जरूर, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, बिहार की जलवायु का प्रकार। जवाब है CWG, कोपेन के अनुसार, या उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी। CWG, ठीक है। दूसरा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। जवाब है किशनगंज। तीसरा, सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला। दोनों का एक ही जवाब है, गया। ये तो याद रहेगा। चौथा, सर्दियों में होने वाली बारिश का कारण। जवाब है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पांचवां, नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जवाब है बंगाल की खाड़ी। और छठा, बिहार की मुख्य जुड़वां प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? जवाब है उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखा। ये 6 बिंदु लगभग हर परीक्षा का आधार हैं। ये एक बेहतरीन सारांश है। तो बिहार की जलवायु को समझना सिर्फ तापमान और बारिश के आंकड़ों को रटना नहीं है। ये असल में वहाँ की कृषि की किस्मत, अर्थव्यवस्था की दिशा और प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की चुनौतियों को समझना है। ये समझना है कि क्यों एक किसान बाढ़ से बचने के लिए ऊंची जगह ढूंढ रहा है और उसी वक्त दूसरा किसान आसमान की ओर देख रहा है कि बादल कब बरसेंगे। आपने पूरी चर्चा का सार कह दिया। ये बिहार के भूगोल की नींव है। इसे समझे बिना आप बिहार की सामाजिक आर्थिक संरचना को कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हुए एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन इस बाढ़ और सूखे के विरोधाभास को और भी गंभीर बना रहा है। ऐसे में वो कौन सा एक बड़ा नवाचार या नीतिगत बदलाव हो सकता है जो बिहार को एक ही समय में बाढ़ और सूखे की इस दोहरी चुनौती से निपटने में सबसे असरदार तरीके से मदद कर सके?